ओके सो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी की। प्रिंसिपल ऑफ बज रहा भाई, अपना माइक बंद रखेंगे सब लोग, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है? जैसे क्या है कि कोई स्टीम लाइन ट्यूब है। स्टीम लाइन ट्यूब का मतलब हमने आपको बताया था। स्टीम लाइन ट्यूब का मतलब होता है जिसमें जो फ्लो है लिक्विड का वो स्टीम लाइन बना रहा है और इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये अब इसका एरिया आपको कुछ अलग दिख रहा है और इसका एरिया क्या दिख रहा है? अलग दिख रहा है, ठीक है। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है। हाँ, अब एरिया अगर अलग है तो प्रेशर भी कुछ अलग होगा। यहाँ P1 है और यहाँ P2 है सपोज, ठीक। देन इसके बाद में हमने एक एंड को x मान लिया और दूसरे एंड को y मान लिया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको v1 मान लीजिए और यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको v2 मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि रेट ऑफ फ्लो जो होगा पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से हर जगह सेम होगा। ये बात अभी हम लिखेंगे और बाद में उसको प्रूव भी करेंगे। तो लिख लेंगे when an incompressible and non-viscous liquid, लिखते चलेंगे साथ में, and non-viscous liquid flows in streamlined tube through a streamlined tube of non-uniform cross section area, non-uniform cross section area, then the product of area into velocity always remains constant, ठीक। इसका मतलब है कि A1 V1 है, मैग्नीट्यूड लिखेंगे केवल, या फिर A2 V2 है, ये हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा, या A3 V3 हो जाएगा तब भी बराबर रहेगा। मींस इसका मतलब होता है एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। इससे एक बात और पता चलती है, अगर कांस्टेंट को k मान लीजिए तो a इंटू b इक्वल टू k हो गया। तो आप यहाँ पर a को लिखे रहने दीजिए, b को नीचे ले जाइए k के, तो a इक्वल टू b k अपॉन b हो जाएगा। इसका मतलब जहां एरिया वहां वेलोसिटी कम, लेकिन जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो यानी कि हो जो किसी पार्टिकुलर एरिया से जो रेट ऑफ फ्लो है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो इसमें बताइए। अब इसको प्रूव भी करना है। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। हाँ सृजन बताओ। मैं नोट हो जाए तो जैसे तुरंत बताएं नोट हो गया, लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे नोटेड, जिससे कि आगे बढ़े।
ओके, अदर लोगों का क्या हुआ, नोट हो गया? ठीक, तो नोटेड, काफी लोगों ने इसको नोट कर लिया है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हमको अभी प्रूफ भी करना है ना, प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम करेंगे इसका प्रूफ करना। हम इरेज कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसी को प्रूफ करना है हमने कहा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड entering at the x end of the tube, x end of the tube in 1 second। यानी कि 1 सेकंड में कितना लिक्विड एंटर कर रहा है, आपको ये लिखना है। तो आपको मालूम है मास का मतलब होता है, क्या हो जाएगा, मास का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भाई लिक्विड जो है तो डेंसिटी तो सेम रहेगी। अब क्वेश्चन ये है कि इनटू वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, 1 सेकंड में कह रहा है ना, तो देखिए एरिया का मल्टीप्लाई का डिस्टेंस से करा दिया जाए तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा। तो A1 V1 आगे चूंकि ऑलरेडी 1 सेकंड में कह रहा है, तो दैट इज भाई यहाँ पर जो V1 है वो लेंथ का काम है, डिस्टेंस का काम करेंगे, दैट इज व्हाई रो इनटू A1 V1 हो गया। ठीक है, ऑल्सो मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट y, ठीक है, इन 1 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, रो इनटू डेंसिटी सेम है, A2 इनटू V2। अब आपको मालूम है कि मास तो सेम रहेगा, जितना एंटर करा है उतना ही एंटर लीव करेगा मास। सिंस मास ऑफ लिक्विड एट बोथ एंड्स रिमेन कांस्टेंट, है ना, दैट इज रो 1 इंटू A1 इंटू B1 इक्वल टू कितना आ गया, रो इंटू, सॉरी रो है, A2 इंटू V2। तो रो से रो क्या हो गया, कट गए। तो A1 V1 इक्वल टू कितना आ गया, A2 V2। यही प्रूव करना था, दैट और A इंटू B इक्वल टू कितना आ गया, जो प्रूव करना प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट हो या परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो हमको बता सकता है। इसको नोट कर लीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं भाई। ओके, सो नोट कर लिया है बहुत सारे लोगों ने। ठीक, तो इसको अब हम इरेज करते हैं और लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो फिर क्या है, एक चीज और जानना जरूरी है, डिफरेंट एनर्जीज
ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसके पास बेसिकली कौन कौन सी एनर्जीज होंगी, तो हमेशा ध्यान रखिए सबसे पहले होगी प्रेशर एनर्जी, क्योंकि आपको मालूम है लिक्विड जब फ्लो करता है तो क्या करता है, जहां से फ्लो करेगा वहां पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, है ना। तो प्रेशर एनर्जी का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं, प्रेशर एनर्जी का मतलब जब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो कितना वर्क डन कर रहा है। वर्क डन का मतलब हो जाता है फोर्स इनटू, जब क्योंकि फ्लो कर रहा है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक। अब फोर्स को इनटू डिस्टेंस का मतलब कितना लिख सकते हैं, फोर्स का मतलब होता है प्रेशर P, है ना, इनटू एरिया, ये फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर मान लो d मान लिया तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी आ गई, d आ गया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जी निकाली जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में निकाली जाती है, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड का मतलब वॉल्यूम के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने में, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा, तो P इंटू ए इंटू डी तो ऊपर रहेगा, और वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया, कैपिटल P। यानी कि जो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखी जाती है वो कैपिटल P होती है केवल, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 2, और ये नंबर 2 आती काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी है जो आती है, तो काइनेटिक एनर्जी को यही लिख रहे हैं, आपको मालूम है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हमने जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो भी एनर्जी ली जाती है पर यूनिट वॉल्यूम में ली जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर कर दे तो हाफ वह एम अपॉन वी स्क्वायर हो गया, है ना। ये आगे वाला अपॉन टू, और मास अपॉन वॉल्यूम का की वैल्यू को हम डेंसिटी के रूप में डालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गई हाफ रो वी स्क्वायर, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर होती है, ओके। एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को पी शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा mgh, ये पढ़ा है आपने। लेकिन हमने कहा कि जब भी निकालते हैं लिक्विड की एनर्जी तो पर यूनिट वॉल्यूम में आती है, पर यूनिट तो m अपॉन कितना हो गया, कैपिटल B हो गया। ये रो जी एच आ गया, है ना, क्योंकि आपको मालूम है रो की वैल्यू, तो ये सारी एनर्जीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रेशर एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड में P है, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर है, और इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रो जी एच है। आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया सभी ने? चलिए लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम क्या है? बर्नौली थ्योरम का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल and non-viscous liquid flows in streamlined ट्यूब। स्ट्रीमलाइन ट्यूब का मतलब ये ना समझिए कि केवल कोई बेसिकली ट्यूब की बात कर रहे हैं। जहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो है उसका पूरा जो वेव्स जो भी लेयर्स है लिक्विड की उनको एक तरीके से कंबाइंड फॉर्म में ले ले तो वो ट्यूब जैसा रहता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन भी कह सकते हैं। स्ट्रीमलाइन ट्यूब from one place to another place then at every point of the path some of its kinetic energy, potential energy and pressure energy is constant। सर ब्लर बहुत है। हैं? सर ब्लर बहुत आ रहा। ब्लर? सभी को ब्लर लग रहा है? नो सर। हाँ वो नेटवर्क बेटा तुम्हारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा क्योंकि साफ है। ओके सर। ओके तो मींस जो अभी आपको डिफरेंट एनर्जीज हमने बताई थी उन सभी का जो सम है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्लोइंग लिक्विड की जो है उन सब का सम कांस्टेंट के बराबर होता है। तो कल वाली क्लास में हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे बर्नौली थ्योरम को और उस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। एक दो एप्लीकेशन आप आज भी देख सकते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन द सरफेस टेंशन। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर जो है अटेंडेंस आपकी ले रहे हैं।